नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 5 जो कि है इंडिया अर्थात भारत। आज के इस भाग 2 में हम जानेंगे कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का नाम भारत कैसे पड़ा, कैसे समय के बीतने के साथ साथ जब अलग अलग नाम हमें मिले, किसमें साहित्य के अंदर, उसके बाद भारत नाम कैसे उत्पन्न हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप का कुछ समय के बाद नाम भारत पड़ने लगा। तो कुछ शताब्दियों के बाद क्या हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप को किस नाम से जाने जाना लगा? भारत के नाम से, या फिर जो साहित्य हमें मिले उसके अंदर भारत शब्द का प्रयोग किया गया था। उदाहरण के लिए एक प्राचीन ग्रंथ जो कि है विष्णु पुराण, उसके अंदर भी भारत नाम का जिक्र किया गया था। ये हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसको एक समय के बाद भारत बुलाया जाने लगा। देखते हैं विष्णु पुराण में क्या लिखा है। तो वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत बोलते हैं। अर्थात वह देश जो समुद्र के उत्तर में, कौन सा? हिंद महासागर के उत्तर में हमारा देश है, और पर्वत कौन से? हिमालय पर्वत जो कि बर्फ से ढके हुए हैं, उनके दक्षिण में जो देश है उसको क्या बोला जाता है? भारत बोला जाता है। और ये हमें विष्णु पुराण के अंदर लिखा हुआ मिलता है। अब हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप था, उसके लिए भारत शब्द आज भी प्रयोग में लिया जाता है। हमारी कंट्री, हम क्या बोलते हैं इसको? इंडिया या फिर भारत। तो उत्तर भारत के अंदर इसको किस रूप में जाना जाता था? भारत शब्द से जाता था, या फिर भारत के रूप में लिखा जाता था। और अगर दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भारत को भारतम के रूप में लिखा गया था। देश के विभिन्न भागों में भारत के लिए एक समान परिभाषा अपनाई गई। अब चाहे यहाँ पर भारत लिखा हो या फिर भारतम लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। और क्या कह सकते हैं हम कि हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। कौन से अलग अलग नाम थे पहले? जैसे कि भारतवर्ष, जम्बूद्वीप आदि। और कई ऐसे विदेशी यात्री भी थे जिन्होंने भारत को अलग अलग नामों से बुलाया। तो आगे बढ़ते हैं कि एक प्राचीन तमिल साहित्य है, उसके अंदर एक कविता है जो कि बहुत समय पहले लिखी गई थी। लगभग कितने वर्ष पहले? 2000 वर्ष पहले। तो राजा की प्रशंसा की गई है। बोला गया है दक्षिण में कुमारी से लेकर, कुमारी क्या? कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में महान पर्वत से। उत्तर में कौन से महान पर्वत है? हिमालय पर्वत। पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये किसके बारे में लिखा गया है? भारत के बारे में लिखा गया है कि उसका फैलाव कितना था। ये किसने लिखवाया? एक राजा के बारे में एक कविता के अंदर लिखा हुआ है। तो हमारे भारतवर्ष की अगर हम बात करें, जिसका नाम बाद में भारत पड़ा, आप देख सकते हैं उत्तर में महान पर्वत जो कि हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में क्या है? केप कुमारी। केप कुमारी को आज हम कन्याकुमारी बोलते हैं। तो ये एक्सटेंशन है, अर्थात फैलाव है कि हमारा भारत कहाँ से कहाँ तक था। तो हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक था। अब ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अंदर सबसे पहले से अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसको शुरुआत में क्या बोला गया? इंडिया दैट इज भारत। और हिंदी में इसका अनुवाद हुआ इंडिया अर्थात भारत। तो शुरुआत में इंडिया दैट इज भारत वाक्यांश का प्रयोग किया गया, और समय के साथ जब संविधान का हिंदी अनुवाद हुआ तो इसका उल्लेख भारत अर्थात इंडिया के रूप में लिखा गया। किसके रूप में? भारत अर्थात इंडिया। अब संविधान क्या होता है? किसी देश के आधारभूत सिद्धांत होते हैं और कानून होते हैं। उनको फॉलो कौन करता है, कौन मानता है? वहां की सरकार मानती है। अब इस संविधान का उल्लेख या फिर ये संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान हमारे भारत में 1950 के अंदर लागू हुआ। तो सामान्य शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि एक रूल बुक है, अर्थात इसके अंदर रूल्स लिखे हुए होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है या फिर मानना पड़ता है। किसको? देश की सरकार को। अब हर देश का अलग अलग संविधान होता है। वो हो सकता है किसी संविधान को अपना ले किसी और देश के, लेकिन वो अपना अलग संविधान भी बना सकते हैं। तो हर देश का अपना संविधान होता है और वहाँ की सरकार उस संविधान को फॉलो करती है या फिर उसको अपनाती है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे संविधान का सबसे पहला पृष्ठ है, भारत के मूल संविधान का प्रथम पृष्ठ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, याद रखिएगा, संविधान का प्रथम पृष्ठ कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अब विदेशियों की बात करें कि विदेशियों ने इंडिया का नाम कैसे रखा, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फारसियों की, जो कि फारस से आए थे। तो विदेशियों ने सर्वप्रथम प्राचीन ईरान, जो कि फारस के निवासी थे, उन्होंने भारत का उल्लेख किया।
किस किस नाम से किया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। छठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व अर्थात छठी शताब्दी BCE, उसके अंदर एक फारसी सम्राट ने सैन्य अभियान आरंभ किया। अब वो आया होगा भारत, या फिर उसने जो जिक्र किया है उसके अंदर उसने बताया है कि वो फारस का राजा भी था, सम्राट भी आया था और उसकी सेना भी आई थी। तो उनका जो अभियान था उसके अंदर उन्होंने सिंधु नदी क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया और इसको क्या बोला गया, सिंधु कहा। पहले सिंधु बोला जाता था, बाद में उस राजा ने उसको सिंधु नदी क्षेत्र के नाम से जाना। याद रखिएगा, फारसी सम्राट ने सिंधु नदी क्षेत्र नाम दे दिया किसको, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप को या फिर भारत को। इसीलिए प्राचीनतम फारसी अभिलेखों में, शिलालेखों में भारत का उल्लेख कुछ इस प्रकार से किया गया है। ये सारे वो नाम हैं जो भारत को दिए गए थे या फिर फारसियों ने भारत को उस नाम से बुलाया, जैसे कि हिंद, हिदू और हिंदू, और सिंधु का उनकी भाषा में रूपांतरण है ये। अब यहाँ पर ये जो हिंदू शब्द लिखा है, हो सकता है आप में से कुछ सोच रहे होंगे ये हमारा हिंदू धर्म के बारे में लिखा गया है या फिर हिंदू धर्म से नाम पड़ा है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, ये नाम जो है वो कंप्लीटली भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर दिया गया है। सिंधु का जो क्षेत्र था या फिर जिस पहले सैंधव, सप्त सैंधव बोला जाता था या फिर सिंधु नदी का क्षेत्र, वहां से ये नाम पड़ा या फिर ओरिजिनेट हुआ, जिसमें हिंद, हिदू और हिंदू शब्दों का प्रयोग किया गया। यहाँ पर धर्म से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। यूनानियों ने क्या किया, फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस क्षेत्र का नाम इंडोई या फिर इंडिके रखा। क्या, इंडोई या फिर इंडिके। अब ये जो नाम है सबने अलग अलग रखे अपने बोलने के या फिर अपनी भाषा के आधार पर। हिंदू के शुरुआती अक्षर ह को हटा दिया, जिसका कारण था कि यूनानियों की भाषा के अंदर ह शब्द था ही नहीं, तो उन्होंने क्या प्रयोग किया, इंडोई या फिर इंडिके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले इसका नाम सिंधु था, उसके बाद हिंदू नाम पड़ा, फिर इंडोई और इंडिके पड़ा। अगला हम बात करेंगे चीनी यात्रियों के बारे में या फिर चीनी लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा। तो प्राचीन चीनी लोगों ने भी भारत के साथ संपर्क स्थापित किया। अब आप देख सकते हैं, फारसियों ने भी लिखा, यूनानियों ने भी लिखा और चीनी यात्रियों ने भी लिखा। इसका क्या मतलब हुआ, देश विदेश से लोग भारत के अंदर आते थे, चाहे वो यात्रा करने के लिए आए या फिर चाहे किसी और काम से आए। ऐसा क्यों, क्योंकि प्राचीन में हमारे भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। सोने की चिड़िया क्या, क्यों, क्योंकि हमारे भारत के अंदर कई सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं या फिर जितने भी हमारे भारत के अंदर आप धातु देख सकते हैं, जो कि हमारे छोटा नागपुर पठार के अंदर है या फिर और भी कई सारे पठार के अंदर इन धातुओं का भंडार है। तो ये जो खनिजों का भंडार है, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व था, जिसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। इसीलिए देश विदेश से लोग भारत के अंदर आते थे। कई ग्रंथों में वे भारत को यिंतु या फिर यिंदू भी कहते थे। आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग नाम पड़े, सिंधु, फिर हिंदू या फिर हिदू, उसके बाद में यूनानियों ने नाम दिया जिसमें इंडोई इंडिके था, फिर चीनियों ने यिंतु और यिंदू बोल दिया। तो ये शब्द मूल रूप से सिंधु से आया। किससे, सिंधु से। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे नाम सिंधु से ही पड़े हैं। तो सिंधु शब्द से ये अलग अलग नाम ओरिजिनेट हुए हैं। सिंधु, हिंदू, इंदु, यिंदू, ये सारे नाम समय के साथ अलग अलग पड़े, किसके, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। तियंजू क्या होता है, ये एक चीनी शब्द है जो कि सिंधु से लिया गया था। इसका अर्थ है स्वतुल्य स्वामी, और ये किसने लिखा था, चीनियों ने लिखा था, जो कि बुद्ध की भूमि को कहते हुए, मतलब बुद्ध की भूमि अर्थात हमारा भारत के प्रति उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान था, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, तियंजू शब्द का प्रयोग किया। आगे बढ़े, फैनसांग जो कि चीन का एक निवासी था, वो भी भारत आया, उसने भारत की यात्रा करी। चीन से भारत आने के लिए आप सोच सकते हैं उस समय पर सिर्फ जल परिवहन का इस्तेमाल होता था, तो कितना घूम कर आया होगा। क्यों, क्योंकि उत्तर में तो हमारे हिमालय पर्वत है, तो वहां से आना संभव नहीं था। तो वो कब आया था भारत में, लगभग 7वीं सामान्य संवत के समय पर, अर्थात CE, 7th CE में वो आया। भारत के कई भागों का भ्रमण किया उसने और विद्वानों से मिले। फिर उन्होंने क्या किया, बौद्ध ग्रंथ एकत्रित किए और चीन में ले गए, और 17 वर्ष के बाद वो चीन वापस आए। तो सोचिए 17 वर्ष ये यात्री, जिसको हम फैनसांग बोलते हैं, वो भारत के अंदर यात्रा कर रहा था और इसने यहाँ से बौद्ध ग्रंथ भी
वो ले गया। उन्होंने अपने साथ वापस लिए गए पांडुलिपियों का अनुवाद किया और संस्कृत से चीनी में। अब हमारे भारत के जितने भी साहित्य मिलते हैं हमें पुराने, वो लगभग संस्कृत के अंदर है। फिर उन्होंने इसका अनुवाद किस में किया? चीनी में किया, ताकि चीनी लोग उसके बारे में जान सके, समझ सके। शताब्दियों से कई अन्य चीनी विद्वानों ने भारत का भ्रमण किया है। कई सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की है। विद्वान भी बोल सकते हो आप उसको, यात्री भी बोल सकते हो। अब हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? तो हाल ही का पारिभाषिक शब्द है हिंदुस्तान, और सर्वप्रथम किसने इस्तेमाल किया या फिर हमें कहाँ मिला? ये मिला फारसी शिलालेखों में इस्तेमाल किया गया था लगभग 1800 साल पहले। तो आप सोच सकते हैं ये नाम कितना पुराना है, लगभग 1800 साल पहले का। बाद में भारत पर आक्रमण करने वालों ने भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णित करने के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का? हिंदुस्तान शब्द का। आगे बढ़े। अब आप देख सकते हैं कि भारत के कई अलग अलग नाम दिए गए थे, या फिर भारत को कई अलग अलग नामों से पुकारा गया था, जिसमें फारसी भी थे, यूनानी थे, लैटिन, चीनी भाषा में, अरबी और फारसी में, अंग्रेजी, फ्रेंच, और सामान्यतः बात करें तो लैटिन में भारत बोला गया था, अंग्रेजी में इंडिया और फ्रेंच के अंदर इंडे। और भी कई सारे अन्य नाम हमने पीछे पढ़े थे, जैसे कि चीनियों ने क्या नाम रखा, यूनानियों ने क्या नाम रखा और फारसियों ने क्या नाम रखा। आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट या फिर कथन जानते हुए जो कि बोला था श्री अरविंद ने। भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उत्तर में हमारे जो हिमालय पर्वत है उसकी बात हो रही है, और दक्षिण के अंदर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की बात हो रही है। और ये पूरी बात किसने बोली थी? श्री अरविंद ने बोली थी। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या जाना कि भारत नाम कैसे पड़ा। इसके बहुत ही ज़्यादा पड़ाव रहे हैं कि कैसे विदेशियों ने इसको अलग अलग नाम से पुकारा, जिसके अंदर हमने फारसियों की बात की, यूनानियों की बात की, चीनियों की बात की, और भी हमने फ्रेंच भाषा की बात की, अंग्रेजी भाषा की बात की। और हमारे संविधान में किस नाम का प्रयोग होता है? भारत, विच इज इंडिया, या फिर भारत अर्थात इंडिया का प्रयोग किया गया। तो आज के पाठ में हमने भारत नाम के बारे में जाना। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार संदर्भित किया गया? पहले विकल्प देख लीजिए, फिर उत्तर बता दीजिएगा। भारत अर्थात हिंदुस्तान, भारत अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, हिंदुस्तान अर्थात भारत। तो इसका क्या सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है इंडिया अर्थात भारत का प्रयोग किया गया। प्रश्न दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। किस शिलालेख में पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया? विकल्प एक यूनानी, दूसरा चीनी, तीसरा फारसी, चौथा है रोमन। तो हाल ही में हमने कुछ ही स्लाइड्स पीछे पढ़ा था कि इसका सही उत्तर क्या है? फारसियों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो इसका सही उत्तर है विकल्प स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ह्वेनसांग ने खालिस्तान या फिर रिक्तस्थान की जो पांडुलिपियां अपने साथ वापस लाई, उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो यहाँ पर बेसिकली आपको रिक्तस्थान में ये भरना है कि कौन सी भाषा की वो पांडुलिपियां थी जिनको ह्वेनसांग ने चीनी भाषा में कन्वर्ट किया या फिर अनुवाद किया। विकल्प एक जापानी, दूसरा ग्रीक, तीसरा है संस्कृत, चौथा है फारसी। तो ये जो पांडुलिपियां थी वो किस में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि भारत के अंदर लगभग जो साहित्य हमें पुराना मिलता है वो सब संस्कृत में लिखा गया है। तो संस्कृत से उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया उन पांडुलिपियों का, जब वो भारत आए थे, और 17 साल तक उन्होंने भारत की यात्रा की। तो विद्यार्थियों, आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।